आपको कब लगा कि आप अपनी आवाज से इस वॉइस इंडस्ट्री को नवाज सकती हैं? स्कूल में जो हमारे ड्रामेटिक्स टीचर थे तो मैं उनकी तरह बनना चाहती थी। जैसे वो करते थे ऐसे मैं लोगों को मंत्रमुग्ध करना चाहती थी। Welcome to Samvad. This is a helpline only for your mental wellness. हमने ये भी सुना है कि आपने यूके से कुछ टीचिंग में डिप्लोमा किया है, तो आपको क्या यहाँ के टीचिंग के टीच करने के तरीके पे विश्वास नहीं था? आज आप कैसे हैं रवि जी? संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ये मैं नहीं, एक किसी का अनमैच्ड ऑरा मुझसे करवा रहा है। पिछले 2.5 दशकों से जिनकी आवाज का जादू अलग अलग तरीकों से लोगों को दीवाना बनाता आ रहा है, जिनके दिमाग ने इंग्लिश में मास्टरी तो की है, लेकिन दिल अभी भी हिंदी के लिए धड़कता है। मिलिए ऐसी ही एक हस्ती से, आर वेरी ओन टैलेंटेड वॉइस ओवर एंड डबिंग आर्टिस्ट सोनी ठक्कर जी से। वेलकम टू सक्सेस पंडित सोनी जी। थैंक यू सो मच। रवि जी, आज आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप कैसे हैं रवि जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप कैसे हैं रवि जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तो इसी को वॉइस एक्टिंग कहते हैं। सुपर्ब सुपर्ब। तो वॉइस एक्टिंग ही क्यों? आपको कब लगा कि आप अपनी आवाज से इस वॉइस इंडस्ट्री को नवाज सकती हैं? असल में मैं छोटी थी तो बहुत ही शाय थी। और स्कूल में जो हमारे ड्रामेटिक्स टीचर थे वो जब स्टेज पे खड़े रहते थे तो मैं उनकी तरह बनना चाहती थी। जैसे वो करते थे ऐसे मैं लोगों को मंत्रमुग्ध करना चाहती थी। और वही प्रयास मुझे यहाँ ले आया है। हमने ये भी सुना है कि आपने यूके से कुछ टीचिंग में डिप्लोमा किया है, तो आपको क्या यहाँ के टीचिंग के टीच करने के तरीके पे विश्वास नहीं था? लाइफ की जर्नी कुछ समय के बाद मुझे टीचिंग इंडस्ट्री में या टीचिंग सेक्टर में मुझे काम लेना पड़ा। और मैं जैसे एक यूके एग्जाम बोर्ड में मुझे काम मिला तो 7-8 साल जब मैंने उनके साथ काम किया ब्रिटिशर्स के साथ, तो मुझे महसूस हुआ कि हम लोग जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं इंडिया में और जो ग्लोबली कम्युनिकेशन लेवल है वो थोड़ा सा वो गैप मैं फिल कर सकती हूँ। ओके। तो वो क्वालिफिकेशन के लिए मैं वहाँ गई थी। आपने एफएम रेडियो में भी, ऑल इंडिया रेडियो में कुछ काम किया है, जरा उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। उस समय तो अभी भी हम स्पूल पे काम करते थे। ओके। और मैंने जब एफएम ज्वाइन किया तभी विनाइल रिकॉर्ड्स नए-नए निकले थे। ओके। तो वो बहुत सुंदर एक अनुभव रहा। एफएम भी जस्ट शुरू हो रहा था, 3 ही चैनल थे उस समय। और आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट टू बी ऑन द इंग्लिश अनाउंसर पैनल। वाओ वाओ, दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कभी कोई ऐसा आपने डबिंग का चैलेंजिंग असाइनमेंट किया है जिसमें आपको करके मज़ा भी बहुत आया हो, लेकिन चैलेंजिंग भी रहा हो, तो आप उसका एग्जांपल आप रिक्रिएट कर पाएंगे यहाँ पर? बट नॉर्मली चैलेंज तब होता है जब भी हम आपको आवाज़ कहाँ से निकालनी है बॉडी में। ओके। और आपने कभी शायद वो प्रैक्टिस नहीं किया हो। ओके। पर ये वाला जो पर्टिकुलर चैलेंज था वो कोविड के टाइम आया था। ओके। और जब लॉकडाउन हुआ तब शुरू-शुरू में तो सारे स्टूडियोज बंद हो गए थे। हाँ। और उस समय मेरी आदत नहीं थी खुद रिकॉर्ड करने की। ओके। तो मुझे स्टूडियो से कॉल आया कि ये आप कर पाओगे? मैं कहा कोशिश करते हैं। और रात को वही वो छोटे से रिकॉर्डिंग एक मैंने बनाया था, ब्लैंकेट्स डाल के, चद्दर-बद्दर डाल के। ओके। रात को 11 बजे सब सो जाते हैं तभी हमने पूरे बिल्कुल आवाज़ ना हो कहीं भी। ऐसे में लिप सिंक करके, ये एक प्रोटीन पाउडर था। ओके। तो एक डॉक्टर का मेरा रोल था, डॉक्टर है, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड है। तो मुझे आवाज़ का इतना चैलेंज नहीं था जितना टेक्निकलिटीज़ का चैलेंज था, ख़ास करके घर पे जब डबिंग करना पड़ा। तो इसमें क्योंकि वो रोल था वो डॉक्टर का, लेडी डॉक्टर का, ओके। तो वहाँ आवाज़ जो मेरी नॉर्मल है उससे भी अगर थोड़ी स्टूडियो से रिक्वेस्ट आया था कि उससे भी और आप गंभीर आप कर सकें तो। ओके। तो उसकी 1-2 पंक्तियाँ ऐसी हैं कि Sure. सर्दियों में हमारा वाटर इंटेक 40% कम हो जाता है। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा कंज़म्पशन से डायूरेटिक बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो गंभीरता मुझे लानी थी वर्ड्स में, वो थोड़ा क्योंकि मेरा वॉइस क्वालिटी वैसा है। हर एक आर्टिस्ट का अपना-अपना यूनिक रहता है। वाओ। पर ये मुझे टेक्निकल चैलेंज था। आपने 20 साल से ज़्यादा कॉर्पोरेट इवेंट्स को होस्ट किया है, तो ऐसे में क्या आप माइक को हाथ में पकड़-पकड़ के थक नहीं गई? माइक तो मेरा फर्स्ट लव है। फैमिली में तो ज़्यादा चांस नहीं मिलता था बोलने का। तो अब तो बोलने के पैसे मिलते थे। तो माइक इज़ नाउ माय लव।
ओके, नाउ कमिंग टू माय फेवरेट टॉपिक, वो पारसी चाय बनाने वाला जो एटिकेट फुल ऑफ स्टाइल था आपका, वो माय पर्सनल फेवरेट है। प्लीज अगर मेरे को एक फैन समझ के आप अपना फिर से एक बार रिक्रिएट कर सकते हैं तो। अरे वो तो मेरा भी फेवरेट है, ओके। क्योंकि वो हमारे वॉइस कोच थे और वो पारसी लेडी थे। तो उस जमाने के पारसी लेडीज का एक तरीका रहता था जीने का। ओके। तो मैं जब भी जाती थी ट्रेनिंग के लिए क्लास में, तो हमेशा चाय ट्रॉली पे आती थी और जिस तरह से वो डिस्क्राइब करती थी, डार्लिंग यू नेवर पुट टी ऑन द गैस, यू ऑलवेज स्टीप इट फॉर एग्जैक्टली 2 minutes बेटर। तो इस तरह का जो उनका बोलने का तरीका था, या कभी खाखरे लेके आती थी उनकी जो मेड है, डार्लिंग यू मस्ट हैव अ खाखरा, इट्स सो क्रिस्प एंड सो डिलिशियस। अब मैं सोचूं कि ये चाय और खाखरे हम रोज खाते हैं, मगर इस तरह से कोई जब बोलता है तो सिंपल सी चीज है, उसका पूरा एक महसूस करने का एक अंदाज अलग हो जाता है। तो मैं बहुत ही इंजॉय करती थी उनके पास। हमने देखा है कि आप हर एक की मदर टंग को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस? वो जब मैं यूके एग्जाम बोर्ड के साथ काम करती थी, तो उनके साथ कॉर्पस रिसर्च में मुझे काफ़ी अपनी ही कंट्री के अलग अलग शहरों में जाके जो भी हमको एक रिसर्च कंडक्ट करना था, तो मुझे महसूस हुआ कि अंग्रेज़ी का जो प्रभाव पड़ रहा है हमारी हमारी भाषाओं पर, वो हमको तब मुझे ज़रूरत लगी कि हमको अपनी भाषाएं बचानी चाहिए। तो उसके वजह से मैं चाहती थी कि मातृभाषा ना भूलें। तो जहाँ-जहाँ मैं गई हूँ, जब मैं उनके साथ काम करती थी, अंग्रेज़ी का तो बोलना पड़ता था, पर साइड में मैं बोल देती थी कि मातृभाषा ना भूलें। फिलहाल आपके क्या-क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप हमें बता सकती हैं? मेरा सबसे फेवरेट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और नरेशन। तो मैं आपको 2 सैंपल सुनाना चाहती हूँ। श्योर। अभी ये 2 में देखना ऐसे है कि दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, एक है मैटर ऑफ फैक्ट टोन, जहाँ ज़रूरत है क्योंकि इट इज़ अ लग्जरी ब्रांड, बट एट द सेम टाइम हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ करते हैं। और दूसरा है कॉफ़ी। तो मैं 2-2 पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ दोनों में, तो आप टोन में नोट करिएगा। ये वॉइस आर्टिस्ट को करना पड़ता है। A single strand of cotton is almost invisible to the eye. Yet, when woven into fabric, Egyptian cotton can cost over $900. It's often seen as the epitome of luxury, though what you're paying for might not even be Egyptian cotton at all. Up coffee. Instant coffee has come a long way since it was first introduced in 1890, becoming the go-to fuel for everything from morning commutes to late-night study sessions. Turning these coffee cherries into your daily brew is no small feat, but as you're about to see, it's a process that's worth every sip. वाओ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, दैट्स रियली ऑसम। और एक आपने कुछ आईवीआर भी किया हुआ है, आई एम श्योर आईवीआर का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। हाँ, ये मैं एक आईवीआर आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि ये है एक प्रोजेक्ट मुंबई का इनिशिएटिव है और इन्होंने कोविड में लॉन्च किया था एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका मैं आईवीआर आपको सुनाना चाहती हूँ। ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। वेलकम टू संवाद। This is a helpline only for your mental wellness. This helpline is available from 8 a.m. to 8 p.m. तो यहाँ पे ज़रूरी ये था कि जो टोन है वो जेंटल होना चाहिए, क्योंकि जो कॉलर है वो डिस्टर्ब्ड है। तो मेंटल वेलनेस के लिए कॉलर तो नेचुरली डिस्टर्ब्ड ही होगा, जो ये आवाज़ सुने उसको सूदिंग फील होना चाहिए। तो जैसे कॉन्टेक्स्ट आता है, सिचुएशन या स्क्रिप्ट जो मांगती है, उस हिसाब से हमको टोन चेंज करना ज़रूरी है। वाओ, लेकिन मैं तो ऐसी सूदिंग वॉइस सुनने के लिए मेंटल पागल होने का ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ताकि मैं बार बार वो कॉल करता रहूँ और सुनता रहूँ आवाज़। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट्स रियली ऑसम। जो बडिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप कुछ एक सजेशन देना चाहेंगे? बिकॉज इट इज़ एन इंडस्ट्री जिसमें कि लोग एक्टिंग की तरह ही इस करियर को लेते हैं। So, what do you want to suggest to those people who are struggling to make a mark in this industry? वैसे तो मैं खुद को आज भी एस्पायरिंग समझती हूँ, बिकॉज वी आर ऑल, आर्ट फील्ड ऐसा है ना, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। पर आज तक मैं जो कुछ समझ पाई हूँ, सीख पाई हूँ, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आया है कि हमको हमारी सांसों पे कंट्रोल होना चाहिए, और जितना आप डीप ब्रीदिंग कर सको तो उतना रेजोनेंस बढ़ता है वॉइस का। और दूसरी बात है, आपकी जो उच्चार है वो स्पष्ट होने चाहिए।
और सबसे बड़ी बात इज ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी को ऑब्जर्व नहीं करते हो तो फिर आप वो कैरेक्टर को आप कैसे रेंडर कर पाओगे। तो आज तक तो ये मैं 3 चीज़ समझ पाई हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सीखते जाएंगे। So it's worth noting actually that breath control, pronunciation, and observation, these are the 3 skills that are required to become a very good voiceover artist. And obviously आपके अंदर passion तो होना ही चाहिए, that goes without saying. उसको कीड़ा बोलते हैं। All right, so that was a short and sweet discussion on voice acting and its industry with सोनी जी, जो ना सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपने ब्यूटीफुल एलोकेंस और ग्रामर परफेक्ट लैंग्वेज से भी लोगों का दिल आए दिन जीतती रहती है। हम समाज के ऐसे ही कुछ हीरो और नगीनों को आपके सामने चुन चुन कर यूं ही पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे।